हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। सामाजिक विज्ञान विषय का रिवीजन जो हम कर रहे हैं, इसमें आज का अध्याय है सत्ता की साझेदारी। हमारी परीक्षा में इस अध्याय से कुल 2 अंक के प्रश्न आना है, यानी यह भी अध्याय एक बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारे तथ्य हैं और कुछ समझने की चीज़ें भी हैं, इसलिए इस अध्याय की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा सक्सेस होगा मिशन 100%। सत्ता की साझेदारी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक वो दौर था जब राजा महाराजा और एक ही परिवार की सत्ता चला करती थी। एक परिवार ने जो आदेश दे दिया उसको सारी जनता को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अर्थात यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सत्ता कहते किसे हैं। तब बात आती है कि सत्ता का आशय ऐसे फैसले करने से है जिन्हें मानने के लिए दूसरे लोग मजबूर हों। यानी यह फैसला कौन सी सत्ता के अंतर्गत लिया जा सकता है। यह फैसले जो है इस तरह के वह राजतंत्र में भी लिए जा सकते हैं, वह कुलीन तंत्र में भी लिए जा सकते हैं, तानाशाही में भी लिए जा सकते हैं और सैन्य शासन में भी लिए जा सकते हैं। लेकिन राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज नीति के मामलों में सत्ता की यह परिभाषा अपर्याप्त साबित होती है, खासकर आज के दौर में जब हमने देख लिया है कि यूरोप हो या भारत हो या दुनिया के अन्य देश हों, सभी जगह पर राष्ट्रवादी विचार आ चुके हैं। राष्ट्रवादी विचार का मतलब होता है सारे उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता एक भाव से जुड़ चुकी है। यानी अगर एक भाव से जुड़ चुकी है तो अब किसी राजा या महाराजा के अधीन वह नहीं है, वह एक लोकतांत्रिक स्वरूप में, एक लोकतांत्रिक दायरे में आ चुकी है। तब बात करेंगे हम सत्ता के लोकतांत्रिक स्वरूप की। सत्ता के लोकतांत्रिक स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो यह सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण ना होकर के यह सत्ता का क्षैतिज वितरण हमको दिखाई देता है। इसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। इस तरह से इन संस्थाओं के माध्यम से बहुत सारे लोग इनमें अपनी साझेदारी, इनमें अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो जब इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता के टुकड़े करना होता है क्या? नहीं, सत्ता के टुकड़े करना नहीं, अपितु उस सत्ता के जो पावर है उसको एंजॉय करना, उसमें अपनी भागीदारी निभाना और साथ में अपने वर्ग का उत्थान करना। हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप बेल्जियम को देख रहे हैं। बेल्जियम एक ऐसा देश है छोटा सा जिसकी आबादी भारत के हरियाणा के बराबर होगी मुश्किल से। इसके उत्तर दिशा में रहता है नीदरलैंड देश। अब नीदरलैंड के साथ लगा हुआ बेल्जियम का इलाका कहलाता है फ्लेमिश, और चूंकि नीदरलैंड में डच भाषा बोली जाती है इसलिए यहाँ पर भी डच भाषा बोल रहे हैं। और इनकी संख्या लगभग 59% यानी 59% है। जबकि दक्षिणी हिस्सा जो है वह कहलाता है वेलोनिया क्षेत्र, जो कि फ्रांस देश से लगा हुआ है। तो फ्रांस से लगे हुए क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंच भाषा और यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं जो जर्मनी के एरिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लेकिन अगर अपन बात करते हैं ब्रसेल्स की राजधानी की, यहाँ थोड़ा सा मामला उल्टा दिखाई देता है। यहाँ पर फ्रेंच आबादी जो है बोलने वालों की 80% है, जबकि डच बोलने वालों की संख्या केवल 20% है। यानी बेल्जियम की जो भाषाई सामाजिकता है, भाषाई संरचना है, वह थोड़ी हमको जटिल दिखाई पड़ती है। बेल्जियम में जनसंख्या की हिस्सेदारी भाषा के आधार पर आप लोगों ने देखी। अब अपन ये देखते हैं कि बेल्जियम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। बेल्जियम की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोलने वालों की संख्या थी वह थी डच। डच बोलने वाले ज़्यादा थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम हुआ करते थे। डच भाषा बोलने वाले संख्या में भले ज़्यादा थे लेकिन ये गरीब थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आर्थिक रूप से मजबूत यानी पैसे वाले थे। अब इस वजह से सामाजिक और आर्थिक अंतर का हमें परिणाम दिखाई पड़ सकता है। परिणाम यह है कि डच और फ्रेंच के बीच में 1950 से 1960 के दशक के बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ता है कि डच बोलने वालों को लगता है कि हमारा शासन हो, सत्ता पे हमारा अधिकार हो, फ्रेंच वालों को लगता है हमारा अधिकार हो। इसके अलावा राजधानी ब्रसेल्स में भी यह प्रभाव दिखता है, जहां पर फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी जबकि पूरे देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम थी। तो इसकी वजह से संभावना ये बन रही थी कि एक संभावना ये थी कि डच भाषा बोलने वालों की चूंकि संख्या ज़्यादा थी तो वो लोग क्या बोलते कि हमारी संख्या ज़्यादा है,
फ्रेंच वालों को पकड़ लेते, जकड़ लेते और उनको बोलते कि भैया तुमको हमारे गुलाम रहना पड़ेगा। और इस तरह से उन दोनों के बीच में सत्ता के लिए जब झगड़े होते, अगर ज़्यादा संख्या में जो डच बोलने वाले लोग थे वे सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते, तो उसकी वजह से बेल्जियम देश के दो टुकड़े होने की संभावना हो जाती। जैसे भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए धर्म के आधार पर खींचातानी के कारण, ऐसे ही बेल्जियम जैसे छोटे देश के दो टुकड़े हो जाते भाषा के आधार पर। एक और संभावना हो सकती थी, इसका उल्टा भी हो सकता था। चूंकि फ्रेंच बोलने वाले पैसे में अमीर थे, तो वे क्या करते कि अमीर फ्रेंच डचों को पैसों का लालच देकर गुलाम भी बना सकते थे। यानी परिस्थितियां कुछ भी होती, फ्रेंच की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह दिक्कत में पड़ जाती। ये संभावनाएं हमको वहां पर दिखती। अब देखते हैं अपन एक और देश जो हमारा पड़ोसी द्वीपीय देश है, श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति कैसे बनी, इसको अपन देखते हैं। श्रीलंका की सबसे पहले हम जनसंख्या, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को देखते हैं, तो यहाँ हम पाते हैं कि श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा 74% हैं, जबकि तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या 18% है। इसमें से भी 13% तो श्रीलंका के लोकल तमिलियन हैं, जबकि 5% भारतीय तमिल वो हैं जो गिरमिटिया मजदूर बनकर चाय बागानों में काम करने के लिए गए थे। 7% ईसाई हैं जो कि तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलते हैं, जबकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी 1% हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर होता क्या है कि 1948 में श्रीलंका अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद वहाँ पर सरकार बनाने के लिए चुनाव हुए। अब चुनाव जब हुए तो सबसे ज़्यादा संख्या चूँकि सिंहली भाषा बोलने वालों की थी, तो वहाँ पर सरकार बन गई सिंहली भाषियों की। और ये जो सिंहली भाषी लोग थे, ये सरकार के सारे लाभ खुद लेने लगे। जैसे 1956 में, याद रखिएगा ये सन परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1956 में सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया और तमिल को कुछ भी नहीं मिला। जबकि भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल करके सभी का सम्मान किया गया है, लेकिन श्रीलंका में केवल सिंहली भाषा का सम्मान किया गया। भेदभाव की स्थिति ये थी कि नौकरियों में हो या किसी भी तरह की सरकारी लाभ की स्थिति हो, तो छांट छांट के सिंहलियों को लाभ दिया जाता था और तमिलियंस बेचारे उदास बैठे रह जाते थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि वहाँ पर जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनका धर्म था बौद्ध, तो बौद्ध मत को भी वहाँ पर संरक्षण दिया गया। इन फैसलों के कारण तमिलियंस पर बुरा असर पड़ा। तमिलियंस जो है सिंहलियों से नाराज होने लगे। बौद्ध धर्म वाले सिंहली हिंदू और मुसलमान तमिलों के लिए पराये हो गए। संविधान और सरकार की नीतियां ऐसी बन गईं कि तमिलों को किसी तरह का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिला। नौकरी के फ़ायदे या अन्य कामों के फ़ायदों में भेदभाव होने लगा। तमिल और सिंहली समुदाय के बीच इस वजह से संबंध बिगड़ते चले गए। इसके बाद में क्या हुआ कि तमिलियंस चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने अपने अधिकारों को लेने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दी और ये मांग की हमारी तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की कि जिन क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहां पर तमिलियंस की संख्या ज़्यादा है, उस क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की गई, लेकिन श्रीलंका की सिंहली सरकार ने इन सारी मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तमिल और सिंहलियों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो गृह युद्ध से तात्पर्य है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। अब वह गृह युद्ध जब शुरू हुआ तो दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इसके साथ साथ अनेक परिवार अपना मुल्क छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए और कई गुना ज़्यादा लोग ऐसे आए जिनकी आजीविका छिन गई। अंततः गृह युद्ध से पूरे मुल्क का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। अंततः सन 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। कारण क्या हुआ था इसका? कारण यह था कि सिंहलियों ने संख्या में ज़्यादा होने के कारण अपनी मनमर्जी चलाई, यानी बहुसंख्यकवाद चलाया, जिसकी वजह से जो तमिलियंस वहाँ रहते थे उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। परिणाम स्वरूप छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा तैयार हो गया और एक महायुद्ध जैसी स्थिति श्रीलंका के अंदर बन गई। अंततः 2009 में नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसके हस्तक्षेप के बाद में यह युद्ध समाप्त हुआ। आपको बता दूं, श्रीलंका के इस तमिलियंस और सिंहलीस के झगड़े की वजह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर भी वहां पर अटैक भी हुआ श्रीलंका में और उनकी हत्या तक हो गई।
चलिए इसके बाद अपन देखते हैं कि बेल्जियम में डच और फ्रेंचेस के बीच में भी क्या ऐसा ही गृह युद्ध हुआ या बेल्जियम ने कुछ नया किया। तो बेल्जियम ने यहाँ पर थोड़ी समझदारी से काम लिया। बेल्जियम ने अपने नागरिकों से ये कहा, मतलब बेल्जियम के जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने ये कहा कि आप सभी वादा करो, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, कि अपने देश का नाम खराब नहीं करोगे, अपनी विविधताओं को अपन को स्वीकार करना होगा। इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच 4 संविधान संशोधन किए। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने संविधान संशोधन हुए, 1 2 3 4, तो उत्तर आपको लिखना पड़ेगा 4 संविधान संशोधन हुए। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के बीच स्नेह और देश प्रेम का माहौल बना रहे। हालांकि इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा जटिल और कल्पनाशील व्यवस्था अपनाई गई। वह व्यवस्था क्या थी? उस व्यवस्था के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या समान रखी गई, यानी जितने मंत्री डच भाषा के होंगे उतने ही फ्रेंच भाषा के। ब्रसेल्स में भी यह बात मान ली गई। वहां पर भी ब्रसेल्स की जो स्थानीय सरकार बनती, नगर निगम मान लो अपन मान लेते हैं ब्रसेल्स की, तो वहां पर भी बराबर बराबर मंत्री बनाए जाने लगे। शक्तियों की साझेदारी यानी सत्ता के बंटवारे में जैसे भारत में राज्य सूची, केंद्र सूची बनी हुई है, इसी तरह से केंद्र सरकार ने अपनी अनेक शक्तियां दोनों इलाकों, कौन कौन से, ऊपर वाला फ्लेमिश और नीचे वाला वेलोनिया, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, यानी सारे झगड़े की संभावना खत्म कर दी। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम और किया, जैसे हमने भारत में तीसरी शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण के अंतर्गत लेके आए थे ग्राम पंचायत और नगर निगम की, ठीक इसी तरह से वहां पर तीसरे स्तर की एक सरकार बनाई गई जिसे कहा गया सामुदायिक सरकार। जो सरकार फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वालों की अपनी अपनी सरकार थी। इस तरह से बेल्जियम का जो मॉडल था वह अपने आप में बहुत शानदार था, थोड़ा जटिल जरूर था, थोड़ा कल्पनाशील था, लेकिन सारे नागरिकों को सम्मान दिलाने वाला था। इसका परिणाम यह हुआ कि जो यूरोपीय संघ की संसद बनी, उसका मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बनाया गया। परीक्षा में आता है बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, परीक्षा में आता है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। तो चलिए अब बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेल्जियम में सरकार बनाने की जो व्यवस्था थी वह थोड़ी जटिल थी, यानी वहाँ पर लोकतंत्र था लेकिन जटिल व्यवस्था वाला था और सामंजस्य वाला था, जबकि श्रीलंका में बहुमत आधारित लोकतंत्र था। नागरिकों के अवसरों को अगर हम देखते हैं लोकतंत्र की कसौटी पर, तो बेल्जियम में सभी नागरिकों को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले थे, लेकिन श्रीलंका में सिर्फ बहुसंख्यक सिंघलियों को ये अधिकार थे, अल्पसंख्यक तमिलों को नहीं। सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं तो यहाँ पर बेल्जियम में सभी नागरिकों की भागीदारी थी, जबकि श्रीलंका में केवल सिंघलियों की। अब बात ये आती है कि क्या सभी को सत्ता में साझेदारी मिली? तो बिल्कुल बेल्जियम में मिली हाँ, लेकिन श्रीलंका में नहीं मिली। इस बनाई गई व्यवस्था के स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो यह वास्तविक रूप से लोकतंत्र के करीब दिखता है बेल्जियम का मॉडल, जबकि श्रीलंका का मॉडल जो है एक लंबी अवधि के बाद वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। अंतिम रूप से परिणाम अगर हम देखते हैं तो बेल्जियम की समझदारी के कारण गृह युद्ध नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका में गृह युद्ध भड़क गया। अब अपन देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी अपन देखते हैं तो सत्ता में साझेदारी होने के तर्क परीक्षा में आ सकता है। सत्ता में साझेदारी का महत्वपूर्ण तर्क क्या है? सत्ता में साझेदारी के 2 तर्क हैं, पहला तर्क और दूसरा तर्क। पहले तर्क की हम बात करते हैं तो इसको अपन युक्तिपरक तर्क कहते हैं। जब युक्ति की बात आती है तो अपन उसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी देश के अंदर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, राजनीतिक स्थिरता बन जाती है, देश की एकता अखंडता कायम रहती है। इसी को अपन युक्तिपरक तर्क कहते हैं और इसमें यह देखा जाता है कि देश का नुकसान या फायदा कितना हो रहा है। दूसरा आता है फिर नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में यह माना जाता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। खाली स्थान में यह प्रश्न आ चुका है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की खाली स्थान है, तो आपको आत्मा लिखना था वहां पर। इस बार भी मान लो आ जाए तो लिख सकते हैं, हालांकि उम्मीद नहीं है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों की भागीदारी बनी होती है, इसीलिए इसे नैतिक तर्क कहा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं थोड़ी सी लेबनान की कंडीशन, जहां पर खलील नाम का एक व्यक्ति है। लेबनान की राजधानी है बैरूत। यह परीक्षा में इस बार इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि लेबनान की राजधानी पूछा जा सकता है। वहां पर एक खलील नाम का लड़का रहता है जिसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, जबकि मां सुन्नी मुसलमान थी। बीच बीच में वहां पर दंगे होते रहते थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। जो ईसाई थे वे फ्रांस के समर्थक थे, जबकि
लेबनान के मुसलमान सीरिया समर्थक थे। इस कंडीशन में उन लोगों ने भी इस दंगे फसाद को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी में सभी पंथों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट कैथोलिक पंथ का बनाया, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान को बना दिया, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई को बना दिया और संसद का जो अध्यक्ष था वह शिया मुसलमान हो गया। इस तरह से लेबनान ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपने देश में होने वाले दंगों को खत्म कर दिया। तो इस तरह से हमने बेल्जियम और श्रीलंका की इन परिस्थितियों को जाना और समझा कि बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया और श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद अपनाया, तो वहाँ तनाव बढ़ गया। चलिए देखते हैं सत्ता की साझेदारी के और रूप क्या हमको दिखाई पड़ते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर पुराने समय में ये मान्यता थी कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये था कि पहले राजवंश हुआ करते थे और वह अपने निर्णय त्वरित तरीके से तत्काल ले लेते थे, जिससे कोई भी मसले का हल तत्काल निकल आता था। लेकिन लोकतंत्र में फैसले में देरी होती है, आपसी झगड़े की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। किंतु इसी धारणा के विरुद्ध फिर हमारे सामने सत्ता की साझेदारी का विचार आता है और यह विचार लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सत्ता की साझेदारी का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उत्तर आएगा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अपन देखते हैं सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र के साथ में कैसा जुड़ाव है। तो लोकतंत्र में ही सत्ता की साझेदारी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हमारे सामने निकल कर आता है। लोकतंत्र के अंतर्गत होता क्या है कि लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत सत्ता संचालन होता है। जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत हो जाती है और लोग स्वशासन के माध्यम से अपनी संस्थाओं को चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में होता क्या है, समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित स्थान मिलता है, उनको उचित सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ सार्वजनिक नीतियों को तय करने में भी सबकी बातें शामिल होती हैं। तो इसमें क्या होता है, समाज के विभिन्न वर्गों और संवर्गों इनकी अगर सत्ता में साझेदारी करना होती है तो उसके लिए हमको अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। पहला हमको दिखाई देता है सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। इस तरह से इस व्यवस्था में होता क्या है कि विधायिका के लोगों से मिलकर बनती है कार्यपालिका और कार्यपालिका जो है फिर न्यायपालिका को चलाती है, न्यायपालिका के पदों को सृजित करती है और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों का संज्ञान लेता है, विधायिका पर भी वह नियंत्रण स्थापित करता है। इस तरह से सत्ता के क्षैतिज वितरण को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो ई क्लासेस बाय मनीष सर के जो इसका पूरा वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से सत्ता के क्षैतिज व्यवस्था का लाभ क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। न विधायिका बड़ी, न कार्यपालिका बड़ी, न न्यायपालिका बड़ी, सब एक ही लेवल पे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई भी अंग असीमित रूप से शक्तिशाली नहीं होता और एक दूसरे के ऊपर अंकुश बनाए रखते हैं, इसीलिए इसे हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण इसको अपन संघवाद के नाम से पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है और अंत में जरूरत पड़ने पर स्थानीय निकाय बना दिए जाते हैं। केंद्र सरकार पूरे देश की सरकार और राज्य सरकार देश के अंदर जो प्रोविंस हैं, जो प्रांतीय स्तर पर प्रदेश बनाए गए हैं, उनकी सरकारें होती हैं। इस तरह से केंद्र सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से केंद्र सूची के माध्यम से अपना शासन करती है, जबकि राज्य सरकारें संविधान के राज्य सूची के माध्यम से अपना काम करती हैं। इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों में बराबर बंटवारा हो जाता है। इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, जो कि बेल्जियम में हुआ था तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग प्रसन्न रहे और श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। ये दोनों तरह के बंटवारे तो लोकतांत्रिक सत्ता का मूल आधार है। तीसरे रूप की जब हम बात करते हैं तो सत्ता का बंटवारा समाज के विभिन्न छोटे या बड़े समूहों के बीच में भी कर दिया जाता है। जैसे बेल्जियम में डच भी होते थे, फ्रेंच भी और जर्मन भी। जर्मन की संख्या तो 1% थी, लेकिन उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए सामुदायिक सरकार बना ली, यानी हर वर्ग को वहां पर हिस्सेदारी दी। जैसे हमारे देश में हमने क्या किया है, ST, SC, OBC सभी वर्गों को हमने सत्ता में भागीदारी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के क्रम में हमने सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई, धार्मिक और अन्य समूहों में देखा। भाषाई आधार पर सत्ता का बंटवारा बेल्जियम में देखा,
जबकि धार्मिक आधार पर हमने इसे लेबनान में देखा। बेल्जियम की सामुदायिक सरकारें इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय इसका उदाहरण दिखाई देते हैं। इसके लिए कुछ देशों ने संविधान और कानून में भी इस बाबत अपने प्रावधान कर लिए हैं, ताकि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को भी प्रशासन में और विधायिका में हिस्सेदारी दी जा सके। फिर आता है हमारे सामने निकलकर चौथा रूप, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह की भागीदारी की बात की जाती है। ये प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। ये कैसे पहुंचाते हैं, तो आप देखिए इसमें कि सत्ता के बंटवारे में क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर चुनाव में हिस्सा नहीं लेते और वे अपने अपने तरीके से दबाव बनाकर या आंदोलन करके शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कर्मचारियों का संगठन, जैसे व्यापारियों का संगठन, जैसे साधु संतों का संगठन। इस तरह से ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों और दबाव का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को अपन ने राजनीतिक दल वाले अध्याय में पढ़ा है कि ये लोग तो चुनाव लड़ते ही सत्ता हासिल करने के लिए हैं, लेकिन जिनको सत्ता नहीं मिल पाती वे लोग फिर अपने तरीके से अपनी विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। इसके अलावा पार्टियां सत्ता के लिए आपस में लड़ती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं उनकी प्रतिद्वंदिता के माध्यम से कि सत्ता एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के हाथ में बहुत लंबे समय तक ना रहे, अन्यथा की स्थिति में लोकतंत्र जो है वह एक तानाशाही व्यवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से हमने भारत में भी देखा कि निश्चित समय अंतराल में भारत में सत्ता जो है एक दल से दूसरे राजनीतिक दल के बीच में आती और जाती हुई दिखाई देती है, भले वह केंद्र सरकार के स्तर पर हो या राज्य सरकार के स्तर पर हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के दबाव समूह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वाणिज्य समिति, बीज विकास निगम, गौ सेवा समिति, मजदूर विकास नीति, जन भागीदारी, ऐसे कई संगठन हैं जो लोकतंत्र में सक्रिय रहते हैं और अपने वर्ग के हित के लिए लगातार काम करते रहते हैं, दबाव बनाए रहते हैं। जैसे किसानों का आंदोलन हम लोग बीच बीच में देखते रहते हैं, वे भी अपनी बात रखने के लिए आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं और अपने वर्ग के हित की बात करते रहते हैं और अपने वर्ग की हित साधना कर लेते हैं। तो इस तरह से सत्ता की साझेदारी को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर जैसे हमारे परिवार में यदि कोई अच्छा भोजन बना है तो उसको हम सारे लोग मिल बांट कर खाते हैं, यदि किसी को नहीं मिल पाता तो वह नाराज हो जाता है। ठीक उसी तरह से सत्ता जो है ऐसा स्वादिष्ट भोजन है जिसका स्वाद हर वर्ग का व्यक्ति लेना चाहता है और उसे जिसे नहीं मिलता है इसका स्वाद, वह अलग अलग तरीकों से इसमें हिस्सेदारी का प्रयास करता है और तब भी न मिले तब श्रीलंका जैसी स्थिति बनती है और यदि मिल जाए तो बेल्जियम जैसा खुशहाल देश हो जाता है। इस तरह से इस अध्याय को आपने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।